हेलो स्टूडेंट। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आमंत्रण क्लासेज YouTube चैनल पर मैं शंकर झा सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 67वीं BPSC परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम जो है सो कैपिटलाइज करें, किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी रणनीति हो, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस सेशन में हम किन किन चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप वो जान लीजिए, और इस टॉपिक की शुरुआत जो करेंगे, तो सबसे पहले आप अवश्य जान गए होंगे कि सीटों की संख्या कितनी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम लोग इस रणनीतिक सेशन में चर्चा करेंगे। परीक्षा शुल्क क्या है, एक व्यावहारिक जो जानकारी होनी चाहिए, ताकि फॉर्म भरने में आपको कोई कठिनाई ना हो, वो भी हमारा उद्देश्य है। तो परीक्षा का शुल्क विभिन्न कैटेगरी के लोगों के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरने की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब जाकर अंत होगा, प्रारंभिक परीक्षा की आपकी तिथि क्या है, तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए और तैयारी का स्रोत क्या होना चाहिए। साथ ही हम आपको एक कैलकुलेटिव अप्रोच से ये भी बताएंगे कि जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा तो टोटल जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कितना आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मुख्य परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। और जब ये सारी चीज़ें आप जान जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का जो है सो स्टैंडर्ड कहाँ तक पहुँच चुका है, किस बीच में आपको रहना है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें ये होती है कि किसी भी रणनीतिक सेशन का कि आप कम से कम मेहनत में किस तरीके से ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं, कैसे प्रारंभिक परीक्षा में अपना आप रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम आपके साथ इस सेशन में शेयर करेंगे। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने से पहले आइए कुछ जो एक कॉमन चीज़ें हैं उसको आप जान लीजिए। तो इससे संबंधित जो भी क्लास है या जो भी लेक्चर का PDF है, क्लास नोट्स है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो आमंत्रण क्लासेस टेलीग्राम चैनल है इस पर मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके संदर्भ में यदि आपको कोई क्वेरी लेनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर जो आपके सामने है, उस पर आप मुझे बेशक मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और यदि कोई जानकारी लेनी हो तो आप कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको, जो आपका अपना चैनल है, इस पर क्या क्या सुविधा मिलेगी, तो इस पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम का जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है इसके लिए आपको मटेरियल मिलता है, और हमने शुरुआत की है, आपने 2 वीडियो देखा भी होगा। दूसरा, सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है उसका भी आपको मटेरियल मिलेगा। तीसरा, जो इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर है, जहां भी स्टेट PCS में और UPSC में, उससे संबंधित आपको मटेरियल मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर लें ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेरी हो आप आराम से इस पर हमसे कर सकते हैं। साथ ही अब आप हमारा क्लास जो है मेरे जो ऐप है आप उस पर भी देख सकते हैं, और इस ऐप का नाम है आमंत्रण क्लासेज ऐप है। तो ये आमंत्रण क्लासेज ऐप जो है आप अपने मोबाइल के गूगल के प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कर लीजिए। और ये मेरे जो ऐप है उसका लिंक है, इस लिंक के थ्रू भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस ऐप के थ्रू आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी वो भी आप जान लीजिए। तो इस ऐप पर आपको UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होता है उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज के साथ आपको टेस्ट सीरीज का विश्लेषण का क्लास मिलेगा, और मुख्य परीक्षा का जो टेस्ट सीरीज होगा, ऑप्शनल पेपर का भी, GS का भी, उसका आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। दूसरा, इसमें आपको इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर का जो क्लास लेक्चर है, रिकॉर्डिंग के रूप में भी, लाइव के रूप में भी, और सामान्य अध्ययन से संबंधित सभी विषय के लेक्चर भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ क्या है कि जहां पर निबंध का पेपर है, जैसे कि UPSC में है और कुछ राज्य लोक सेवा आयोग में है, तो निबंध पर भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे आने वाले समय में। तो इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है आप मेरे मोबाइल नंबर से भी ले सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके ले सकते हैं। और अभी तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और फिर
जो है सो मुझे भी आप लोगों से प्रेरणा मिले कि हाँ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो क्या होता है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आइए हम आपको इस सेशन में लेकर चलते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो बीपीएससी का विज्ञापन आया है, तो इसमें जो व्यावहारिक चीजें हैं वो चर्चा करेंगे, और तब हम आपके साथ धीरे धीरे जो मुख्य मुद्दा है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो सीटों की संख्या है, परीक्षा का शुल्क क्या है, फॉर्म भरने की तिथि क्या है, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि क्या है, तैयारी की रणनीति और तैयारी का स्रोत, इस एक एक सेक्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि सीटों की संख्या कितनी है। तो आपने पेपर में भी देखा होगा, बीपीएससी का विज्ञापन भी देख लिया होगा। तो अभी जो बीपीएससी ने तत्काल विज्ञापन निकाला है, इसमें सीटों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 555 है, 555 555 सीटें हैं। और आने वाले समय में ये सीटें और बढ़ सकती है। ये सीटें क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। बिहार पुलिस सेवा का कुछ सीट बढ़ सकता है। तो आप मान के चलें कि ये सीटें जो है 600 के पार कर जाएगी, और 600 के पार करेगी तो ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से आप मत जाने दीजिए। तो 555 सीटों के लिए बीपीएससी ने विज्ञापन निकाला है। जाहिर सी बात है कि इसमें जो कुल बिहार सरकार की जो महिला एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान है, उस ध्यान को देखते हुए बीपीएससी में भी क्या है, अब जो कुल सीटों का 35% सीट है ये महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित रखा गया, महिलाओं के लिए। तो एक वुमेन के लिए क्या है, वैसे भी बिहार में इक्वल प्लेटफॉर्म था, और उनके लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि उनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। हालांकि हमारे देश की महिलाएं कभी भी कमजोर नहीं, लेकिन फिर भी भारत सरकार, राज्य सरकार सबका जो वुमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसी है कि वो ना केवल घरों के दहलीज में रहें, बल्कि घर से बाहर निकलकर नीति निर्माण से लेकर नीति के क्रियान्वयन तक उनकी भागीदारी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये 35% सीटें इसमें भी है। बिहार सरकार के पंचायती राज में 50% है, और सभी जगह पर अब ये फॉलो किया जा रहा है। तो सीटों की जो संख्या है वो आप जान गए, ये है। दूसरा जो इसमें परीक्षा का शुल्क है वो भी आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप एक बार इस परीक्षा के शुल्क को जान लीजिए कि सभी कैटेगरी के लिए कितना परीक्षा का शुल्क रखा गया है। परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क जो बीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए रखा है, ये आप ध्यान में रखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। मुख्य परीक्षा के लिए जब आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर से फॉर्म भराया जाएगा और उसके लिए शुल्क अलग से होगा। तो सामान्य वर्ग जो होंगे, सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग जो होंगे, तो सामान्य वर्ग के लिए इसमें जो फीस रखा गया है वो 600 रुपया रखा गया। ये बीपीएससी का है, इसमें बैंक चार्ज जो है वो अलग से होगा। दूसरा जो बिहार के एससी और एसटी हैं, बिहार के एससी और एसटी के लिए जो परीक्षा का शुल्क रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो 150 रुपया रखा गया है। इसी तरीके से बिहार की जो महिलाएं हैं, जो बिहार की महिलाएं हैं, तो बिहार की जो महिलाएं हैं, चाहे वो आरक्षित श्रेणी की हो या चाहे अनारक्षित श्रेणी की हो, चाहे ये महिलाएं आरक्षित श्रेणी की हों यानी कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी में, तो दोनों ही श्रेणी के महिलाओं को जो फॉर्म भरने हैं तो इनके लिए भी 150 रुपया फीस ही रखा गया है, 150 रुपया फीस रखा गया है। और अन्य सभी को, अन्य सभी के लिए फिर से क्या है, तो अन्य सभी के लिए परीक्षा का जो शुल्क है वो 600 रुपया ही रखा गया। तो सामान्य वर्ग के जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपया, बिहार के, मैं शब्द लिख रहा हूँ, बिहार के एससी एसटी के लिए 150 रुपया, बिहार की महिला जो अनारक्षित हैं, आरक्षित हैं, उन सब के लिए 150 रुपया, और अन्य सभी के लिए जो है परीक्षा शुल्क जो है वो 150 रुपया ही रखा गया है। तीसरा इसमें जो उम्र सीमा है वो भी आप जान लीजिए। तीसरा इसमें जो उम्र
सीमा है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है और आप देखते हैं कि उसके कारण क्या होता है, उनका फॉर्म ओवर एज हो जाने के कारण रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें बिहार लोक सेवा आयोग में जो जनरल कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो उम्र सीमा है ये 37 वर्ष रखा गया है, 37 साल तक इनके लिए रखा गया है जो उम्र सीमा है। ये किसके लिए है, तो जनरल जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए रखा गया है, जनरल पुरुष वर्ग के लिए 37 साल रखा गया है। इसी प्रकार से जो जनरल महिला हैं, जो जनरल महिला अभ्यर्थी हैं, ये यदि फॉर्म भरती हैं तो जनरल महिलाएं हो गई, जनरल महिलाओं के साथ ओबीसी और ईबीसी, ओबीसी और ईबीसी की जो पुरुष और महिलाएं हैं, जो पुरुष और महिलाएं यानी कि जनरल महिला कैंडिडेट भी हो गई, और जो ओबीसी और ईबीसी दोनों की पुरुष और महिला कैंडिडेट हैं, इनके लिए कितना वर्ष है, तो इनके लिए 40 साल अपर एज लिमिट है। और जो एससी और एसटी मेल और फीमेल हैं, एससी और एसटी मेल और फीमेल हैं, तो इनके लिए उम्र सीमा अपर एज लिमिट जो है ये 42 साल रखा गया है। तो यदि आप इस उम्र में आते हैं, जनरल पुरुष वर्ग के लिए 37 साल तक, जनरल महिला ओबीसी ईबीसी पुरुष और महिला सभी के लिए कितना है, 40 साल तक है, और एससी एसटी महिला और पुरुष जो कैंडिडेट हैं इनके लिए 42 वर्ष रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो सबसे मुख्य बातें हैं, जो 3 चीजें आपने जान ली है, तो इन 3 चीजों के जानने के बाद क्या है कि आपका फॉर्म भरने की तिथि कब से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म फिल करने की तिथि, फॉर्म फिल करने की तिथि, फॉर्म फिल करने की तिथि। तो जो फॉर्म फिल करने की तिथि आरंभ हो रही है, ये आपके लिए काफ़ी लंबा समय है, आरंभ हो रही है। ये कब से कब तक है, तो ये 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, 30/9/2021 से शुरू होगा, और फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि होगी, अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि जो है फॉर्म फिल करने की वो कब तारीख को है, तो 5 नवंबर 2021 को है, 5 नवंबर 2021 को। ये 2 डेट आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। जब फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो जाए तो 1-2 दिन के बाद आप अपना प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे फॉर्म भरने में आपको 2 दिन का समय लगेगा, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बीपीएससी ने दी है दिशा निर्देश। क्योंकि जब लास्ट समय हो जाता है ना, तो साइट पर काफी लोड बढ़ जाता है, और साइट पर लोड बढ़ जाने के कारण आपको दिक्कतें हो सकती है, सही से समय नहीं भराया फॉर्म, और यदि डेट बीत गया तो फिर ये अपॉर्चुनिटी जो इतनी बड़ी है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आप लास्ट डेट का कदापि इंतजार मत कीजिएगा। आप जो है सो क्या करेंगे, तो फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो और आप अपना रजिस्ट्रेशन जो प्री प्रोसेस सब होता है वो आप करना शुरू कर दीजिएगा। इस सब के बाद अभी जो आपके बीपीएससी के द्वारा परीक्षा की तिथि घोषित है, जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित है, वो कितने तारीख को है, तो प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि घोषित है वो 12 दिसंबर 2021 को घोषित है। ये अभी के हिसाब से बीपीएससी ने बहुत पहले ही जो वार्षिक कैलेंडर बीपीएससी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो उसमें इन्होंने परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी थी। अब इसमें कोई बदलाव तभी होगा जब मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की अनायास कोई बहुत बड़ी इशू आ जाती है, तो फिर परीक्षा की तिथि बदल सकती है। नहीं तो अभी के हिसाब से आपको ये मान के चलना है कि 67वीं बीपीएससी 12 दिसंबर 2021 को आयोजित हो रहा है। और यदि इफ बट नहीं हुआ तो बीपीएससी जितनी तेजी से एग्जाम ले रहे हैं, जितनी तेजी से रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका एग्जाम 12 दिसंबर को नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बेसिक चीजें इसलिए बता दिया ताकि आप एक बार विज्ञापन को भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो भी यहाँ से काम चल जाएगा। तो अभी तक आपको मैंने क्या बता दिया कि सीटों की कुल संख्या कितनी है, 555 है। दूसरा आपने इसमें क्या जान लिया कि जो परीक्षा का शुल्क विभिन्न वर्ग के लिए कितना है वो आपने जान लिया।
तीसरा आपने उम्र सीमा विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्या है वो आपने जान लिया। फिर जो फॉर्म भरने की तिथि कब से शुरू हो रही है और लास्ट कब है वो जान लिया। और सबसे बड़ी बात कि आपकी परीक्षा की जो तिथि है वो आपने जान लिया। देखो अब सबसे बड़ी बातें क्या है कि आपके पास दो चीजों की दो मुख्य बातें यहां से निकल कर आती है, दो मुख्य बातें। और दो जो मुख्य बातें निकल कर यहाँ से आती है तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे और चीजों को भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो मुख्य बातें यहाँ पर समझ में आती है वो ये है कि बीपीएससी ने विज्ञापन में क्लियर लिख दिया है कि सीट का 10 गुना रिजल्ट आएगा। सीट का 10 गुना रिजल्ट आएगा। सीट का 10 गुना रिजल्ट होगा किसका? प्रारंभिक परीक्षा का। तो सीट का 10 गुना यदि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि अभी के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? 555 है। और इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल सीटों की संख्या ये कितनी हो जाएगी? तो 5550। यदि सीटों की संख्या बढ़ती है तो भी आप अप्रॉक्स मान लें कि अधिकतम ये 6000 तक सीट रिजल्ट जाएगा, 6000 तक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको 6000 के अंतर्गत आना, क्योंकि फॉर्म भरा जाएगा कम से कम 3.5 लाख 4 लाख फॉर्म भराएगा। मोर देन 2 लाख कैंडिडेट इसमें अपियर होंगे और 2 लाख कैंडिडेट में से 6000 लोग ही मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। तो यदि 6000 लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि एग्जाम कितना टफ होगा। और चूंकि अभी क्या है ना, लॉकडाउन 2 लगातार साल गुजर रहा है तो घर में लोग बैठ के केवल पढ़ ही रहे हैं। इसलिए आपने 66वीं बीपीएससी का भी देखा होगा कि अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में जब से मैं जानता हूं तब तक सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है। 106 हम लोगों के समय में ऊपर गया था और अभी 108 गया है। तो आपको 6000 यदि सीटों की संख्या बढ़ती है तब 6000, नहीं तो आपको 5500 सीट के अधीन 5500 जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको आना है मेंस लिखने के लिए। दूसरा कि आपका विज्ञापन 30 तारीख से, यानी कि आप मान सकते हैं कि आपको बीपीएससी से के पढ़ने के लिए टाइम कब से मिला है? तो 25 सितंबर से लेके और 12 दिसंबर तक है। तो आप इसे मान लीजिए कि आपके पास 10 दिसंबर तक का समय है पढ़ाई का। वैसे 10 दिसंबर भी नहीं होगा क्योंकि यदि आपका सेंटर बाहर देता है तो फिर 1-2 दिन आपको यात्रा में, लेकिन कुल मिला के ये 25 सितंबर से लेके जो 10 दिसंबर तक का समय है तो पूरा का पूरा आपके पास नवंबर हुआ, पूरा का पूरा अक्टूबर हुआ, 10 दिन उधर और 5 दिन इधर, यानी कुल मिला के आपके पास जो है सो 70 से लेके 75 दिन बचता है बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। 75 डेज लेफ्ट आपके लिए है। तो अब ये दो चीजें आपको हमेशा जहन में रखना है कि आपके लिए 75 दिन बचा हुआ है बीपीएससी के एग्जाम के लिए, और दूसरा आपके लिए क्या है कि आपको 5500 रिजल्ट में ही आना है। यदि आप इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल क्या, आप रिजल्ट के दौर से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है? तो यदि आप विगत वर्षों के कट ऑफ को देखेंगे, विगत वर्षों के कट ऑफ, बहुत पीछे नहीं, विगत वर्षों के कट ऑफ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना। विगत वर्षों के कट ऑफ एक तो ये, और कुल प्रश्न की जो संख्या होती है बीपीएससी में, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, तो इसके आधार पर आप जान पाएंगे। यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि जो बीपीएससी का एग्जाम होता है तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या होती है, इसमें 150 क्वेश्चन होता है और 150 जो क्वेश्चन होते हैं ये एक मार्क्स का होता है। तो यानी कि बीपीएससी का जो एग्जाम होता है ये टोटल कितने का होता है? 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। और 150 मार्क्स का जो ये जो एग्जाम होता है तो इसमें क्या होता है, नकारात्मक मार्किंग नहीं है। अन्य कई स्टेट पीसीएस में भी नकारात्मक मार्किंग है, तो नकारात्मक मार्किंग नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको जानना है।
और ये जो 150 प्रश्न होते हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ये 150 प्रश्न क्या होते हैं कि इसमें 140 क्वेश्चन जो होते हैं, ये 140 क्वेश्चन किसके होते हैं, तो जनरल स्टडीज के होते हैं, सामान्य अध्ययन से होते हैं। और रेस्ट ऑफ जो 10 क्वेश्चन होते हैं, रेस्ट ऑफ जो 10 क्वेश्चन होते हैं, ये किससे संबंधित होते हैं, तो क्वांट से संबंधित होता है, मैथ से संबंधित होता है। कुल मिला के ये 150 क्वेश्चन यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। इसका अर्थ है कि एक ही प्रश्न पत्र यहाँ पर होता है। बीपीएससी में क्या है कि प्रश्न पत्र एक ही होता है। क्या होता है यहाँ पर, प्रश्न पत्र एक ही है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 140 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के सभी सेगमेंट से, 10 क्वेश्चन मैथ का, 150 क्वेश्चन। अब यदि आप विगत वर्षों के कट ऑफ को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आप 66वीं बीपीएससी को देख लें। तो जो 66वीं बीपीएससी है, इसमें अब तक सबसे अधिक कट ऑफ गया था और 108 मार्क्स जो था वो जनरल का गया था, 108 मार्क्स के, तो बहुत कट ऑफ हो गया। 65वीं के पास जाएंगे तो लगभग ये 65वीं हो, फिर 64वीं बीपीएससी हो, फिर जो 63वीं बीपीएससी हो, 63वीं हो, फिर आप देखोगे कि 60वीं से लेके 62वीं बीपीएससी हो, फिर आप देखेंगे कि 56वीं से लेके 59वीं बीपीएससी हो, फिर देखेंगे आप 53वीं से लेके जो है सो 55वीं बीपीएससी हो। इतना तक यदि आप देखोगे, और यदि आप 48वीं से 52वीं भी देख लोगे, यहाँ तक यदि आप देख लोगे, तो इन सभी बीपीएससी में खासकर 65वीं से लेकर और 63वीं बीपीएससी तक में जो है, जो कट ऑफ मार्क है वो हमेशा क्या रहा है, 95 से लेके 95 से लेके 100 के बीच में। वैसे ऑल ओवर यदि आप कट ऑफ देखोगे, अधिकांश समय जनरल का कट ऑफ जो है वो 97 रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक ऑल ओवर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है, जनरल कैंडिडेट का 95 से लेके 100 के बीच रहा है, 95 से लेके 100 के बीच। और इसमें अधिकांश अवसर पर जो है जनरल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहा है वो 97 मार्क्स रहा है, यानी कि 97 क्वेश्चन जिनके सही हुए उनके रिजल्ट आए। 66वीं बीपीएससी में क्या था कि प्रश्न थोड़ा सा आप कह सकते हो आसान भी था और रिपीट क्वेश्चन काफी अधिक था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कट ऑफ बढ़कर 108 के आसपास पहुंच गया जनरल का। तो जाहिर सी बात है कि ये जनरल का था, तो फिर जनरल में जो ईडब्ल्यूएस आता है उसका अलग कट ऑफ बनेगा, ओबीसी का अलग कट ऑफ, ईबीसी का अलग कट ऑफ, एससी एसटी दिव्यांग जितने भी होते हैं सबका कट ऑफ अलग अलग। लेकिन कहने का अर्थ है कि सबके कट ऑफ इससे नीचे ही होंगे, जनरल कैंडिडेट से नीचे। तो अब एक ऑल ओवर जब कंक्लूजन इस कट ऑफ से आप निकालेंगे, 66वीं बीपीएससी को भी ध्यान में रखते हुए, और 95 से 100वीं बीपीएससी को, 95 से जो 100 नंबर गया, मैक्सिमम अवसर पर 97, 98, 99 भी कट ऑफ गए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 95 से 100 के बीच आपको लिखा। लेकिन जो अभी परिस्थिति है और जिस हिसाब से घर में बैठ के लोग तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से 67वीं बीपीएससी में आप बाउंड्री पर रहने का प्रयास ना करो। आपकी ये कोशिश हो कि 67वीं बीपीएससी में यदि आप शुरू से ही सिक्योर रहना चाहते हैं कि नहीं 67वीं बीपीएससी में हमें मेंस लिखना है, तो 67वीं बीपीएससी में यदि आप आरंभ से ही सिक्योर रहना चाहते हैं, तो 67वीं बीपीएससी में आप ये मन में अभी से बना लीजिए कि आपका स्कोर जो होना चाहिए 105 से लेके 110 के बीच, 105 से लेके कहाँ होना चाहिए, 110 के बीच। ये 105 से 110 के बीच मैं किन के लिए बोल रहा हूँ, तो ये 105 से 110 जो है ये सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए है, सामान्य वर्ग के। और जाहिर सी बात है कि यदि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के लिए ये है, तो जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उसी हिसाब से 2-3 क्वेश्चन अपने कैटेगरी के हिसाब से कम कर लेंगे तो आ जाएंगे। तो ये एक आदर्श। अब आप कहेंगे कि मैक्सिमम अवसर पर तो 95 से 100 के बीच गया है, एक ही बार 66वीं बीपीएससी में 108 गया, एक बार 104 भी गया है।
तो आपने 105 से 110 के बीच क्यों रखा? मैं 105 से 110 के बीच इसलिए रखा कि टारगेट थोड़ा सा ऊपर है ताकि आप सिक्योर रहें किसी भी प्रकार का मन में, क्योंकि इतना यदि आपका सही रहेगा बीपीएससी का आंसर शीट से तो एनी हाउ किसी भी समय आपका रिजल्ट आ जाएगा। और देखो रिजल्ट जो कट ऑफ जो निर्धारित होता है वो बीपीएससी निर्धारित नहीं करती, वो आप जैसे अभ्यर्थी जो एग्जाम में बैठते हैं वही निर्धारित करते हैं। सीटों की संख्या कितनी है, पीटी का रिजल्ट कितना आना है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना है, ठीक ना, और फिर लोग कितने एग्जाम में बैठे हैं, ये बहुत सारे चीजों को ध्यान में रख के कट ऑफ देखा जाता है कि ये होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 3 चीजें अब मैं यहाँ से निष्कर्ष आपको दे रहा हूं आगे के लैंडमार्क के लिए। तो 3 चीज जो आगे के लिए मैं आपको निष्कर्ष दे रहा हूं वो क्या है वो आप ध्यान से देखिए। 3 पॉइंट आपके प्रिपरेशन के लिए यहाँ से क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। 3 पॉइंट अभी तक के चर्चा से निष्कर्ष निकला है। 3 पॉइंट जो अभी तक के चर्चा से निष्कर्ष निकला है वो पहला और सबसे प्रमुख पॉइंट क्या है कि आपको अपना स्कोर कितना रखना है, आपको स्कोर कितना रखना है, यानी कि पीटी एग्जाम के लिए सुरक्षित स्कोर, आपको स्कोर कितना रखना है। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं आपका स्कोर कितना हो, तो सबसे पहला कि आपका स्कोर जो होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट हैं तो 105 से लेके 110 के बीच होगा। तो किसी भी प्रकार का आपको भय द्वेष नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कि आपका रिजल्ट होगा 100% होगा। दूसरा जो यहाँ से निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट कितने आएंगे, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट होगा, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, तो यदि सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तो अभी के हिसाब से सीटों का 10 टाइम्स आएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 5550 कुल रिजल्ट आएगा। यानी कि आपको इसी में आना है, ये ध्यान में रखना है। आपके लिए यदि सीट बढ़ता है तो वो 6000 तक रिजल्ट जाएगा, जिसकी संभावना है बढ़ने की। यदि नहीं बढ़ती है तो इतना पीटी का रिजल्ट आएगा, मुख्य परीक्षा में इतने लोग जाएंगे, 150 आगे पीछे हो सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना। और तीसरा और सबसे प्रमुख बातें क्या है कि आपके लिए समय कितना बचा है, समय कितना बचा है। 3 पॉइंट यहां से निष्कर्ष निकला, समय कितना बचा है, समय कितना बचा है किसके लिए, तो बीपीएससी पीटी के लिए। तो कुल मिला के ऑल ओवर आप देखेंगे तो आपके लिए समय जो है 75 दिन बचे रह गए हैं, 75 डे बचे रह गए हैं। अब इसी 3 पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको अपनी रणनीति तय करनी होगी, आपको अपनी रणनीति तय करनी होगी। तो इस रणनीति को तय करने के लिए क्या है कि हम अब आगे आपको ले चलते हैं कि किस तरीके से प्रश्न कहाँ से क्या आता है, कहाँ पर आपको कितना स्कोर करना चाहिए और कहाँ से जो है सो स्रोत हो, किस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ें ताकि आप पीटी के लिए सिक्योर हो जाए, ये ध्यान में रखेंगे। तो जो 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बातें निकली, ये की पॉइंट है, ये हमेशा आपको जहन में रखना है कि आपका स्कोर कितना होनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में अभी के सीट के संख्या के हिसाब से रिजल्ट कितना होगा, मुख्य परीक्षा के लिए कितने लोग जाएंगे और आपके के पास कितने दिन बचे हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में जाते हैं, चूंकि अभी प्रारंभिक परीक्षा ही आपके सामने है और यही मूल पास करना है, क्योंकि आप यहाँ से पास करेंगे तभी आप मेंस में अपना जो आपके तर्कस में, तुनीर में दिव्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, पशुपात्र है, वो सब आप प्रदर्शित कर पाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जैसे मैंने पहले ही बताया कि 150 क्वेश्चन होते हैं और वो कैसा क्वेश्चन होता है, तो ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस वाला होता है। आपको केवल क्या होता है इसमें टिक करना होता है, लेकिन बीपीएससी में क्या है 5वां ऑप्शन होता है जो आपको पता ही है। तो प्रारंभिक परीक्षा में किस सेगमेंट से कितने प्रश्न आते हैं और कहां पर आपको कितना हल करना है ताकि आपका रिजल्ट हो जाए, ये मैं एक आपको कैलकुलेट करके बताता हूं और फिर उन चीज़ों को करने के लिए आपको कहां से क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा।
तो सबसे पहले क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में पास करने के लिए, और जो बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होता है, तो इसमें सर्वाधिक प्रश्नों की जो संख्या होती है वो इतिहास से होती है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत मिला के लगभग प्रश्न की जो यहाँ पर संख्या होती है वो लगभग 35 से 40 अभी तक का जो पैटर्न का मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि 35 प्रश्न आता है तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 30 आपका सही हो, और यदि 40 आता है तो फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप यहाँ पर 35 सही करें। बात समझ रहे हैं? यदि 35 आ रहा है तो 30 सही होना चाहिए, और 40 आता है तो आपको 35 सही करना चाहिए। मॉडर्न इंडिया से अधिक क्वेश्चन होता है, एंशिएंट मेडिवल से कम होता है, इस पर भी आपको बताएंगे। पहला। दूसरा यहाँ पर क्या है कि दूसरा जो लार्ज सेगमेंट आपके एग्जाम में होता है वो विज्ञान का होता है। विज्ञान के क्वेश्चन भी लगभग क्या होते हैं कि 20 से लेके 25 तक होते हैं। तो जब विज्ञान के क्वेश्चन 20 से 25 हो, 20 हो तो आप 15 बनाने का कोशिश कीजिए, और 25 हो तो आप 20 बनाने का प्रयास कीजिए। विज्ञान में यहाँ पर केमिस्ट्री से भी प्रश्न होता है, बायोलॉजी से भी होगा और फिजिक्स से होगा। विज्ञान का वेटेज यहाँ पर बहुत। और अभी आपने देखा होगा 2 एग्जाम हुआ है, आगे भी हम आपको बताएंगे। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बीपीएससी ने एग्जाम लिया और एक पंचायती राज में कोऑर्डिनेटर का। दोनों में जो साइंस पूछा है, खासकर प्रोजेक्ट मैनेजर वाला में तो साइंस था नहीं क्योंकि वो इकोनॉमिक बेस्ड प्रश्न था, लेकिन प्रश्न का स्टैंडर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहाँ पर बीपीएससी ने स्टैंडर्ड को पहुंचा दिया। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जितने स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी बीपीएससी के प्रश्न सबसे अधिक स्टैंडर्ड के होते हैं। विज्ञान हो गया। तीसरा जो आपका सेगमेंट होता है वो क्या होता है, आपका पॉलिटी का होता है। पॉलिटी का होता है तो पॉलिटी में भी अमूमन क्या है कि लगभग 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। और यदि 15 आता है तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 10 बनाइए, और 20 आता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये 25-15 आपका बनना चाहिए। इसी तरीके से चौथा सेगमेंट जो है वो भूगोल और पर्यावरण दोनों का ले लेंगे। बीपीएससी भूगोल और पर्यावरण दोनों से प्रश्न पूछते हैं। तो भूगोल और पर्यावरण में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर भी लगभग वही रेशियो रहता है 15 से 20, कभी 1-2 आगे पीछे। तो यदि 15 है तो यहाँ पर भी 10 बनाइए, और यदि आप यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिए 15 बनाने का, 1-2 ज्यादा बनाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर पांचवा जो सेगमेंट है यहाँ पर जैसे अर्थव्यवस्था का होता है, अर्थव्यवस्था से कम प्रश्न पूछते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो सेगमेंट होता है इसमें भी लगभग ये 12 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं। तो 12 क्वेश्चन पूछा है तो आप 10 बनाइए, 15 क्वेश्चन पूछा है तो आप 12 बनाने का प्रयास कीजिए। इसी तरीके से छठा जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है, समसामयिकी का। समसामयिकी, समसामयिकी पर बीपीएससी ने काफी फोकस किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग ये 25 से लेके 30 प्रश्न तक पूछते हैं। तो यदि 25 है तो यहाँ भी आप 20 बनाइए, और 30 है तो यहाँ पर आप 25 बनाने का प्रयास कीजिए। और सातवां सेगमेंट आप देखेंगे कि बिहार स्पेशल का प्रश्न होता है, कुछ बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में भी लगभग आप देखेंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन बीपीएससी पूछते हैं। और यदि यहाँ पर 10 से 15 है तो बिहार स्पेशल यदि आप पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखो कितने हो जाएंगे, 30, 20, 50, 60, 70, 80, 85, 95 हो गए। और यहाँ पर यदि आप 10 से 15 में यदि आप 8 कर लेते हो, 8 कर लेते हो, और 8 से आप यदि है यहाँ पर 15 है 10 कर लेते हो तो किस तरीके से है। तो किसी भी परिस्थिति में इसमें 1-2 आगे पीछे हो सकता है। ये मैंने ऑल ओवर आपको एक कैलकुलेट करके बताया। इतिहास आप 35 में 34 भी कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं। तो इतना यदि आपके दिमाग में, ये मैंने एक कैलकुलेटिव अप्रोच आपको डाल दिया है कि इस तरीके से आपको चलना है। तो इतिहास हुआ, विज्ञान हुआ, पॉलिटी हुआ, भूगोल और पर्यावरण है, अर्थव्यवस्था है, समसामयिकी है, बिहार स्पेशल है, कुछ और 1-2 सेगमेंट आ जाएगा इधर उधर से। तो आप कुल मिला के यदि इस तरीके से स्कोर आप कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट जो है, मैंने 105 एक्सेप्शन में बीपीएससी का कट ऑफ जाएगा। यदि प्रश्न का स्टैंडर्ड बहुत बिलो हो जाएगा तभी जाएगा, नहीं यदि प्रश्न का स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहेगा। अभी जो
कोऑर्डिनेटर का एग्जाम हुआ पंचायती राज में, उस स्टैंडर्ड का यदि प्रश्न हुआ तो कट ऑफ तो मुझे लगता है कि 95, 96, 97 के आसपास ही रहेगा, वहीं रहेगा, ये आपको ध्यान। लेकिन फिर भी हमने वहां आपको इसलिए रखा है ताकि आप हर एक परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखें। क्लियर है? तो आप देखो 30, 20, 50 हुआ, 50, 10, 60 है, 60, 10, 70 है, 10, 80 है, 10, 90, 5, 95 और 8, 103 के आसपास आप पहुंच जाते हैं। 2, 3, 4 इधर से उधर करके आप ले आएंगे तो आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आप इसका एवरेज निकाल दो, इसको भी जोड़ लो, इसको भी जोड़ लो, इसका आप एवरेज निकाल लो। तो इस तरीके से क्या होगा, चूंकि ऐसे करके हम जाएंगे तो अभी प्रश्नों की संख्या 150 पूरेगी भी नहीं, तो कहीं पर आगे जाएगा तो यहाँ पर आपके स्कोर वैसे ही बढ़कर 100 क्या हो जाएंगे, 5 से ऊपर निकल जाएंगे। और यहाँ पर यदि ये 150 पूरा भी हो जाएगा और 150 ऊपर भी, तो यहाँ भी स्कोर ये 150 से काफी ऊपर, 105 से काफी ऊपर निकल जाएगा। तो इसलिए इसको इस हिसाब से मैंने बताया है और इसमें इस हिसाब से। इसमें आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या भी बहुत दिख रही है, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। एक जो एवरेज कैलकुलेशन होता है जिससे आप पीटी पास कर जाएंगे, ये मैंने आपको बताया है। आपको ध्यान में रखना है क्या कि आप कहाँ पर कितना स्कोर करेंगे, तो आपका सुरक्षित स्कोर ये है 105 से 110 के बीच, इतना रहेगा ना, तो फिर क्योंकि रिजल्ट इसमें ही आपको आना है और आपके लिए इतना समय बचा है। और यहाँ जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है, तो ये जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है, बेसिकली ये दोनों तरीके से मैंने एक रेंज में ले लिया है और रेंज को दोनों को जोड़ के एवरेज निकाल देंगे तो 105, 110 के बीच जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस दोनों का आपको एवरेज ले लेना, इसको भी जोड़ के आप 2 से भाग दे दो, जितना होगा वो एवरेज निकल जाएगा प्रश्नों की संख्या का भी, बस वो आपको सुरक्षित रखेगा। अब जब आप ये जान गए कि आपको कहां पर क्या करना है, तो अब इससे महत्वपूर्ण बात ये निकलती है कि इतिहास में किस सेक्शन पर फोकस करें और उसके लिए क्या पढ़ाई करें। तो इसको आगे अब बढ़ाते हैं और इतिहास के लिए आपको क्या करना है और किस सेक्शन पर फोकस करना है, ये आपको हर एक सेगमेंट में मैं बताऊंगा। तो एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि चूंकि लार्जर एरिया यहाँ पर इतिहास का ही होता है, तो इतिहास है और इतिहास में बहुत ही कॉन्सेप्चुअली प्रश्न पूछते हैं। इतिहास में सबसे अधिक प्रश्न जो होते हैं वो आधुनिक भारत से होते हैं। यदि ये 40 प्रश्न पूछेंगे तो उसमें आप मान के चलो कि 20 से 25 प्रश्न जो होता है वो मॉडर्न इंडिया का होता है, जिसमें बिहार का भी कुछ इंक्लूड रहेगा। आधुनिक भारत है, तो आधुनिक भारत के लिए आप बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी जरूर पढ़ने का प्रयास करें। बिपिन चंद्रा की क्या पढ़ेंगे, बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से प्रश्न उठाते हैं। और दूसरा बिपिन चंद्रा का ही एक हमारा स्वतंत्रता संघर्ष करके पुस्तक आता है, हमारा स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें 1857 से टॉपिक शुरू है। तो आधुनिक भारत के लिए आप इतना कर लेंगे, ये सफिशिएंट, ऐसे बाहर कहीं नहीं जाएगा। दूसरा, और आप लुसेंट सोच रहे हैं तो अब बीपीएससी लुसेंट से बहुत ऊपर निकल चुकी है, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए इसमें प्राचीन भारत, क्योंकि प्राचीन भारत बिहार से बहुत रिलेटेड है और प्राचीन भारत का अर्थ ही होता है बिहार। कुल मिला के सिंधु सभ्यता को छोड़ दिया जाए, कुछ ऋग वैदिक काल को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद का जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो बिहार से ही शुरू होता है। चाहे वो राइज ऑफ मगध एम्पायर हो, मौर्य साम्राज्य हो, गुप्ता हो, हर्षवर्धन हो, तो ये यहीं से शुरू होता है। तो प्राचीन भारत में भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी पर जानी है, बहुत जल्दी। रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो इनका पढ़ जाना है आपको, रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी। इससे बाहर जनरली प्रश्न नहीं जाएगा। और यदि संभव हो, आपके पास टाइम हो, तो आप झा श्रीमाली की एक बुक आती है, श्रीमाली की बुक, झा श्रीमाली की, ये आप कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा जो प्राचीन भारत में है वो, मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत में क्या है कि प्रश्नों की संख्या कम होती है, लेकिन मध्यकालीन भारत में एक ही पुस्तक, 2 पुस्तक सफिशिएंट है। यहाँ पर भी आपको सतीश चंद्र की एनसीईआरटी पढ़नी है, जो ओल्ड वाली है,
सतीश चंद्रा की कौन सी, तो NCERT, सतीश चंद्रा की NCERT। और पटना यूनिवर्सिटी से एक बुक आती है इम्तियाज अहमद की, तो इम्तियाज अहमद वाली बुक को आपको एक बार देख लेना है, ये इतिहास की है। इसमें भी आपको मॉडर्न पर अधिक फोकस करना, मॉडर्न को अच्छे से पढ़ के जाना है। प्राचीन भारत में वैदिक काल हुआ, सिंधु सभ्यता हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म हुआ, मौर्य काल हुआ, इसको अच्छे से करके जाएंगे। मध्यकालीन भारत में जो आर्ट एंड कल्चर है उसको अच्छे से करके जाएंगे। कुछ शासक विशेष, जैसे आर्ट एंड कल्चर में दिल्ली सल्तनत और जो मुगल काल है इसका आर्ट एंड कल्चर करके जाएंगे, भक्ति सूफी करके जाएंगे। और जो शासक विशेष है जैसे औरंगजेब है, अकबर है, सल्तनत काल में लेंगे तो इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है, MBT है, इन शासकों के पॉलिसी को अच्छे से करके जाएंगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इतिहास के बाद जो विज्ञान है, तो विज्ञान में अभी इतने टफ प्रश्न पूछने लगे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी पंचायती राज में कोऑर्डिनेटर का एग्जाम हुआ, बहुत टफ विज्ञान का प्रश्न था। तो विज्ञान में जो तीनों सेक्शन से यहाँ पूछे जाते हैं, यानी कि ये भौतिकी से भी प्रश्न पूछते हैं, फिजिक्स से, भौतिकी के साथ साथ यहाँ पर ये रसायन विज्ञान से भी प्रश्न पूछते हैं। नॉर्मली अदर स्टेट PCS और UPSC सब में रसायन विज्ञान से नहीं, लेकिन यहाँ पर ये पूछते हैं। और जीव विज्ञान से भी प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इन तीनों सेक्शन को पढ़ने के लिए क्या है कि देखिए, अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि 6 से लेके 12 तक की NCERT पढ़ें, लेकिन फिर भी यदि आप पढ़ सकते हैं तो आप कोशिश करें कि 6 से लेके 12 तक की NCERT आप करें, यदि आप कर सकते हैं तो। नहीं तो समय को ध्यान में रखते हुए तो एक यूनिक गाइड आती है, यूनिक गाइड, इस यूनिक गाइड के साइंस को आप फॉलो कर सकते हो। इलाहाबाद से भी एक आती है, एक दिल्ली से भी आती है, तो उस यूनिक गाइड को आप फॉलो कर सकते हो। यूनिक गाइड को फॉलो कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी साइंस में, बेसिक साइंस जो है आपका कवर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, 6 से 12 यूनिक गाइड को फॉलो कर लेंगे, अच्छे से उसको कवर करेंगे, हो जाएगा। और आप लुसेंट पढ़ते ही होंगे, उसको भी आप इसमें जोड़ लीजिएगा। लेकिन ये चूंकि अब जो एग्जाम का प्रश्न का स्टैंडर्ड हो गया वो बहुत ऊपर चला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा क्या है कि जो पॉलिटी है, यानी कि जो संविधान और राज्य व्यवस्था है, तो पॉलिटी के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको M लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, इसको खूब अच्छे से कवर कर जाएंगे। M लक्ष्मीकांत की बुक को यदि आप कवर कर जाते हैं तो संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर क्या है कि आपका अर्थव्यवस्था का सेक्शन आता है। तो अर्थव्यवस्था के सेक्शन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स का क्या होता है, एक स्पेशल इशू आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अतिरिक्तांक कहते हैं। तो अतिरिक्तांक जो है आपको प्रतियोगिता दर्पण का करना है, इसको अच्छे से पढ़ जाएंगे। इसके पीछे में जो प्रश्न सेट रहता है वो भी, क्योंकि कई बार वहीं से डायरेक्ट ये प्रश्न उठा के ले आते हैं। और जनरली इकोनॉमिक्स में क्या है ना, जो प्रश्न आएगा, आपने पिछले एग्जाम सबको देखा है, तो समसामयिकी जो आगे भी आपको बताएंगे, समसामयिकी का जो एरिया होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए अभी आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे, मैं कोई पुस्तक बताऊं, समय नहीं है, इतने कम समय में प्रतियोगिता दर्पण को ही किया जा सकता है। और यहाँ पर यदि आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी तो आपको पीटी में कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, जो ये प्रश्न पूछेंगे वो आपके बन जाएंगे। फिर आता है बिहार स्पेशल। तो जो बिहार स्पेशल का प्रश्न है ये आपको क्या है, जैसे मैंने पहले 10 से 15 क्वेश्चन तक बिहार स्पेशल से होते हैं। तो इसके लिए आप केबीसी पब्लिकेशन का, केबीसी का नैनो पढ़ लेंगे, केबीसी नैनो को पढ़ लेंगे, नया वाला जो एडिशन आया है उसको आप कर जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसमें भी बिहार स्पेशल में भी क्या है ना कि जो बिहार स्पेशल में है कि बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो बिहार का भूगोल है, इस सबको अच्छे से आपको करके जाना है। इस पर 10 पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
ये आपको करना है। एक्स्ट्रा बिहार के लिए क्या करना है ये मैं अभी आपको और बताऊंगा। और इसके बाद आपका क्या है कि समसामयिकी जो अभी बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो। तो समसामयिकी के लिए क्या करेंगे, आप एक पेपर तो रेगुलर पढ़ते होंगे और पढ़ेंगे एक पेपर रेगुलर, एक पेपर आप क्या करेंगे रेगुलर। उसमें भी यदि संभव हो कि बिहार से जो आने वाला पेपर है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो या फिर प्रभात खबर हो, तो बिहार से आने वाले पेपर को यदि आप पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी से लेके दिसंबर तक जो बिहार का करंट होगा वो उसमें प्रश्न में आएगा। तो बिहार के पेपर से आप जुड़े रहेंगे और उसको आप पढ़ रहेंगे तो वो आपका काम बन जाएगा। और इस पेपर को पढ़ के आप क्या कीजिए कि जो भी आपको लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसका आप क्या कीजिए, उसी दिन जिस दिन पढ़े उसी दिन उसका नोट्स बना लें, नोट्स बना लें। और जब नोट्स बना लेंगे ना तो फिर क्या होगा कि लास्ट टाइम में ये करंट आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा बिहार से संबंधित। आप रेगुलर इसको एक दो बार देखते रहेंगे, आपका काम बन जाएगा। और दूसरा जो एक प्रतियोगिता दर्पण है ये आप पढ़िएगा बिहार के लिए, बाकी किसी दूसरे मैगजीन के पढ़ने की जरूरत नहीं है बिहार के लिए। प्रतियोगिता दर्पण आपका काम जो है ये बना देगा। ये दो तो हुआ, लेकिन अभी तो आप पेपर पढ़ेंगे इतने दिनों का, लेकिन अब ये समसामयिक कि आपको पढ़ना कितने दिनों का है। तो चूंकि आपका दिसंबर में पेपर हो रहा है तो आप मान के चलें कि कम से कम 6-8 महीने का तो पढ़ना ही होगा। तो आप मान के चलें कि अप्रैल से लेके अप्रैल 2021 से लेके आपको क्या करना है, दिसंबर 2021 तक का पढ़ लेना है। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लेना। प्रतियोगिता दर्पण के शुरू में आप देखते होंगे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, आर्थिक समसामयिकी होता है, नियुक्ति, पुरस्कार, इस टाइप का होता है। उसको आप पढ़ पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। देखो दिसंबर में क्या हो, दिसंबर का मैगजीन इसलिए लिया है क्योंकि जो प्रतियोगिता दर्पण आप 12 दिसंबर को जाएंगे तब तक तो जनवरी वाला आया नहीं रहेगा, लेकिन नवंबर में दिसंबर का आ जाएगा जिसमें अक्टूबर तक का ही रहता है। तो आप फिर भी दिसंबर तक को पढ़ के उसका अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो आपका काम जो है ये बन जाएगा। ये तो जो ट्रेडिशनल एरिया हुआ ये हो गई। इसके अलावा आपको क्या काम करना है जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, तो एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा और क्या करना, वो एक्स्ट्रा कहेंगे नहीं लेकिन आपको जो करना है, तो सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा में क्या करना है कि पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को बनाए जाएंगे। पिछले 10 वर्षों के बीपीएससी के प्रश्न पत्र को बना जाना। बीपीएससी के प्रश्न पत्र को बना जाना है अच्छे से। प्रश्न पत्र को क्या करना है, प्रश्न पत्र को बनाना है, आपको प्रश्न पत्र को बनाना है। अब कहेंगे कि इस पिछले 10 वर्ष के प्रश्न पत्र बनाने से क्या फायदा होगा, तो एक तो सबसे पहला फायदा होगा कि प्रश्न पत्र जो है ना यही आपको बताएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या, आप क्या पढ़ रहे हो और एग्जाम का पैटर्न क्या है। दूसरा क्या होता है, ये एक तरीके से आपको क्या करेगा ना, क्वेश्चन जो होता है विंडो प्रदान करता है, खिड़की प्रदान करेगा, विंडो प्रदान करेगा। क्या करेगा, विंडो प्रदान करेगा क्वेश्चन। और विंडो क्या प्रदान करेगा, तो दो तरफ ये विंडो प्रदान करेगा आपको कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये भी आपको बताएगा। और दूसरा ये आपको बताएगा कि क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आपको बताएगा, क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको बताएगा। और इसके अलावा जो है तो ये, और तीसरा जो ये आपको बताएगा क्वेश्चन बैंक, ये क्या बताएगा, कई बार प्रश्न आयोग रिपीट करते हैं, तो रिपीट वाले प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। रिपीट वाले प्रश्न क्या होगा, रिपीट वाले प्रश्न आसानी से बना लेंगे, आसानी से बनेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि 64वीं 65वीं 65वीं 66वीं सब में कई प्रश्न रिपीट हुए हैं बीपीएससी के,
तो इसलिए पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से जाएंगे तो किस पेपर का कितना वेटेज है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो आपको करना है इसमें एक्स्ट्रा वो क्या है, तो जनगणना 2011 करके जाना, जनगणना एवं नगरीकरण। तो जनगणना एवं नगरीकरण के जो आंकड़े हैं वो कौन, चूंकि अभी 2021 का आया नहीं है, तो 2011 का जो सेंसस और अर्बनाइजेशन का है वो आपको करके जाना। और ये किसका, तो ये आपको बिहार का भी करके जाना है और बिहार के साथ साथ आपको भारत का भी करके जाना है, क्योंकि बीपीएससी अभी पूछ रही है बार बार एग्जाम में इन चीज़ों से, तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये दो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये यदि दो भूला तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। प्रश्न पत्र रिपीट होता है, बहुत सारा प्रश्न वो आपका होगा। और सबसे बड़ा बात है कि जो क्वेश्चन बैंक होता है किसी भी एग्जाम का, वो आपको एक सिंगल विंडो प्रदान करेगा। अभी भारत सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन बैंक आपको सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान करेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक और सब्जेक्ट छूट गया है जो शायद इसमें चर्चा नहीं हो पाया है, वो है भूगोल का। तो भूगोल और पर्यावरण जो है ये भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो भूगोल और प्लस पर्यावरण, भूगोल और पर्यावरण जो है सो आप देखेंगे। पर्यावरण में जनरली समसामयिकी का होता है, फिर भी तो भूगोल और पर्यावरण के लिए सबसे पहले क्या है कि जो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो यदि आपके पास समय है तब तो मैं फिर से वही कहूँगा कि फिर से एक बार 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक का जो NCERT है वो पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी उतना समय नहीं है, यदि आप पढ़ पाते हैं तो मुझे स्रोत बताना मेरा काम है, ऑथेंटिक वो मैं बता रहा हूँ। नहीं तो फिर यहाँ पर आप क्या कीजिए, यूनिक पढ़ लीजिए। यदि आपके पास या आपके मित्र के पास यूनिक गाइड है तो कवर कर लीजिए आपका ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो सामाजिक आर्थिक भूगोल है वो आपका कवर हो जाएगा। और दूसरा जो पर्यावरण का सेक्शन है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पर्यावरण जो है यहाँ पर आपका समसामयिकी का होता है, लेकिन फिर भी एक परीक्षा वाणी पब्लिकेशन इलाहाबाद से आती है यूपी से, तो परीक्षा वाणी का जो पर्यावरण का बुक है उसको यदि आप कर जाएंगे ना तो आपका हर एक बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है पर्यावरण से वो आपका कवर हो जाएगा। तो भूगोल के लिए इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 12 NCERT यदि आप कवर कर सकते हैं तो वो, नहीं तो अंतिम रूप से करना चाहते हैं तो आप यूनिक गाइड यदि आपके पास है तो वो कवर कर लीजिए। पर्यावरण के लिए परीक्षा वाणी और समसामयिकी जो आप 8 महीने का जो मैंने आपको बताया है वो आप करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ऑथेंटिक स्रोत है। अब देखो इसमें होता क्या है कि एक दो चीज और आप जान लीजिए कि अब पढ़ना कैसे है, तो वो आपको, ये तो स्रोत हो गया, अब है कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है ये वह सबसे महत्वपूर्ण बात है, पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है इसके लिए सबसे क्या है कि अभी से क्या कीजिए, आप अपना एक बायोलॉजिकल टाइम बनाइए, आप अपना बायोलॉजिकल टाइम बनाइए, बायोलॉजिकल टाइम बनाइए, क्योंकि ये टाइम मैं नहीं बना सकता। बायोलॉजिकल टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल बनाए, क्योंकि आप कब घूमने के लिए जाते हैं, कब पढ़ाई करते हैं, कब खाना बनाते हैं, कब खाते हैं, ये मैं नहीं जानता। फिर भी आप अपना एक बायोलॉजिकल टाइम टेबल बनाइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो मैंने बताया है सब्जेक्ट जीएस जो बीपीएससी में आता है, सभी सब्जेक्ट को एक साथ मत पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को एक साथ नहीं पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट यदि आप एक साथ पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं जो समझता हूँ कि आप 3 टाइम टेबल पढ़ाई का बनाइए, 3 टाइम टेबल, और उसमें आप देखिए मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना। 3 टाइम टेबल आप पढ़ाई का बनाइए, 3 टाइम टेबल, और 3 टाइम टेबल जो हो उसमें क्या हो,
तो एक आप बनाइए सुबह का बनाइए, मॉर्निंग का एक शिफ्ट बनाइए। सुबह के बाद एक जो है सो दिन के दो सेकेंड हाफ का, जो दिन में सेकेंड हाफ होता है उस सेकेंड हाफ का एक शिफ्ट बनाइए, और फिर एक रात का शिफ्ट बनाइए। ये 3 शिफ्ट आपके पास होना चाहिए। अब आप कैसे सोते हैं नहीं सोते हैं, नॉर्मली आपका एक शिफ्ट 7 बजे से 10 बजे तक का हो सकता है सुबह में। दूसरा एक शिफ्ट जो है आपका कब से हो सकता है, तो 3 बजे से लेके 6 बजे तक का हो सकता है। आगे पीछे आप कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। और रात का एक शिफ्ट जो है जनरली क्या हो सकता है कि आप घूमने फिरने के लिए जाते होंगे, तो 7:30 से लेके 10:30 तक का एक शिफ्ट आप बना सकते हैं। 3-3 घंटे का यदि शिफ्ट बनाएंगे तो एक दिन में 9 घंटा होता है। अमूमन यदि आप 8 घंटा पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, आप एक टारगेट बनाइए कि इस सुबह में कंटिन्यू आप मान के चलें कि मैं अपने से आप डेट कि 12 दिन है यहाँ पे, कंटिन्यू 12 दिन। यहाँ पर भी मान लीजिए कंटिन्यू 12 दिन का एक समय लीजिए, और यहाँ पर भी कंटिन्यू आप क्या कीजिए 12 दिन का समय लीजिए, और तय कर लीजिए कि इस 12 दिन में, एक उदाहरण मैं देता हूँ कि मुझे पॉलिटी पूरी पढ़नी है, पॉलिटी। तो प्रत्येक दिन ये 7 से 10 बजे का जो समय होना चाहिए ना, केवल आप पॉलिटी पढ़िए। आज जहाँ पर खत्म कल वहीं से शुरू। इसी तरीके से ये जो 12 दिन हो, तो इस 12 दिन में आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि आप अर्थव्यवस्था को उठा लीजिए। तो 12 दिन में ये अर्थव्यवस्था जो आपके पास स्रोत है, जो आप पढ़ते हैं ऑथेंटिक, उसको कंटिन्यू पढ़िए। बीच में इस 12 दिन में कोई और इस टाइम में नहीं आना चाहिए। और इसी तरीके से इस 12 दिन में आप क्या कीजिए, विज्ञान को ले लीजिए। तो देखिए 12 दिन में यदि 3-3 सेक्शन आपने बना लिया, 3 सब्जेक्ट आपका क्लियर हो चुका है। बात समझ में आ रही है। अब अगला 12 दिन फिर से आप 3 सब्जेक्ट को ले लो, ये 3 तो आपका हो गया। तो अब मान लो कि 7 से 10 3, और पिछला में बहुत सारा है, पेपर पढ़ने के लिए आपके पास समय है, मैगजीन पढ़ने के लिए मैंने समय यहाँ 6 से लेके आप देखो कि 10 से लेके 3 5 घंटे का टाइम है। बीच में पेपर, खाना बनाना, खाना यदि आप अपने से बनाते होंगे, मैगजीन जो भी कर सकते हैं, ये जो 5 घंटे का गैप है इसमें आप आराम से कर सकते हैं। 1-8 घंटा बिहारी लोगों को आदत होती है कि जब तक वो खाना खा के सोएंगे नहीं 1-1.5 घंटा, उनका खाना पचता नहीं है, तो आप सो भी सकते हो इसमें। तो ये इसीलिए इतना गैप लिया है। बाकी आप यहाँ पर देखो कर सकते हो। अब देखो 12 दिन में यदि आपका ये क्लियर हो गया, तो अगला 12 दिन और आप ले लो, अगला 15 दिन ले लो, अगला 15 दिन, अगला 15 दिन लो, और अगला 15 दिन में फिर इसी तरीके से आप 3 सब्जेक्ट लो। जैसे सुबह का है समय आपके पास, तो अगला फिर सुबह का एक सब्जेक्ट ले लो। फिर जो दिन का सेकेंड हाफ होता है, तो सेकेंड हाफ में एक सब्जेक्ट ले लो। और फिर क्या है कि आप जो रात का समय आपके पास, जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, उसके हिसाब से आप ले लो। अब यहाँ पर आप लेते हैं 15 दिन का यदि, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि भूगोल का एरिया लंबा है, तो यहाँ पर भूगोल ले लो 15 दिन में, यहाँ पर भूगोल ले लो प्लस पर्यावरण। यहाँ पर और क्या बचा हुआ है आपका, हिस्ट्री बचा हुआ है, तो ये 15 दिन फिर से आप ले लीजिए, यहाँ पर हिस्ट्री को डाल दीजिए, हिस्ट्री को डाल दीजिए। और फिर ये जो रात का समय है, अब आपके पास देखिए समय ही समय बचा हुआ है। यहाँ पर आप रिवीजन का या कोई और जो बचा हुआ है वो आप समसामयिकी रेगुलर आप कर सकते हो, समसामयिकी कर सकते हो। ये हो गया। तो देखो 1 महीने में आपका सब हो गया ना। अगले महीने में फिर से इसी तरह से सबको रिपीट कर दो। समसामयिकी आप डेली पढ़ेंगे, तो समसामयिकी के जगह पर आप कुछ दिन के लिए बिहार स्पेशल पढ़िए 10 दिनों के लिए। तो ये मैंने एक डिजाइन कर दिया है कि आपको इस हिसाब से चलना है। और देखो नॉर्मली अभी आप क्या पढ़ते होंगे कि आज सुबह में इतिहास पढ़ लिया, तो कल सुबह में इकोनॉमिक्स लेके आप बैठते होंगे, अगले दिन साइंस लेके बढ़ेंगे। ये पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता। इसमें क्या होता है, ना तो इतिहास समझ में आती है, ना भूगोल, ना साइंस। बेसिकली जब तक आप किसी चीज को कंटिन्यू में नहीं रखते हैं, तब तक वो समझ में नहीं आता है। तो ये है कि जब 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बाकी 3 को छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। 10 दिन में इसको मैराथन तरीके से पढ़ के क्वेश्चन बैंक बना के इसको डन कर डालना है। 3 सब्जेक्ट भी तो 10 दिन में निकल गया। अगला 10-15 दिन फिर 3 सब्जेक्ट निकाल देंगे। फिर अगला 10-15 दिन जो पहले 3 सब्जेक्ट हुआ था उसको रिपीट कर डालेंगे। फिर अगला 10-15 दिन जो सेकेंड बार में हुआ था उसको रिपीट कर डालेंगे। इस साइक्लिक प्रोसेस से यदि आप 2-3 बार 4 बार निकल जाएंगे,
तो मैं लिख देता हूं कि आप जीएस के मास्टर हो जाएंगे। कोई नहीं आपको रोकेगा प्रीलिम्स निकालने से, मेंस निकालने से। ये पढ़ने का तरीका होता है, ये है। और समय समय पर जो है सप्ताह में आप एक दिन रिवीजन का जरूर समय निकालेंगे। सप्ताह में क्या है, सप्ताह में एक दिन आपका क्या होना चाहिए, एक दिन रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन की सोमवार से लेके शनिवार तक आपने जो पढ़ाई की है उसको संडे को रिवीजन कर लीजिए। संडे का दिन रखिए, रविवार का दिन रखिए रिवीजन का, और उसको रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता, और यदि आपने ईमानदारी से भी 8-9 घंटा डेली कर दिया, जो 75 दिन बचा हुआ है, तो आपका पीटी डेफिनेट निकलेगा, नहीं निकलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब एक प्रश्न जो और रह गया है, वो प्रश्न क्या रह गया है कि मैं आपके किस काम आ सकता, ठीक ना। ये सबसे बड़ी बातें रह गई है कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता, मैं क्या कर सकता। तो आपके लिए मैं हर एक काम करूंगा। आपको समसामयिकी का जो नोट, समसामयिकी का जो क्लास है वो मिलना शुरू हो चुका है। समसामयिकी का ये आपको मिलेगा मेरे YouTube चैनल पर, ऐप पर। समसामयिकी के साथ मैं बिहार स्पेशल का सीरीज बहुत जल्दी लाने जा रहा हूँ, बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल मैं आपको कराऊंगा, और बिहार स्पेशल में जो मैं कराऊंगा, जो आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। तीसरा एक और सेक्शन जो आपको करना है एक्स्ट्रा में जो है, वो है बिहार का आर्थिक समीक्षा और बजट। जो आर्थिक समीक्षा और बजट है नया वाला, आर्थिक समीक्षा और बजट करके जाना है आपको। और जो अभी पंचायती राज के अंतर्गत हुआ एग्जाम, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो क्वेश्चन बैंक सभी आप देख के जाएंगे, ये सब करके। तो मैं समसामयिकी बिहार स्पेशल आपको कराऊंगा। साथ ही साथ क्या है कि जो सब्जेक्ट आधारित जीएस है, जो सब्जेक्ट आधारित है, वो भी आपको मैं कराऊंगा। आप केवल क्या कीजिए कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। और जब भी मैं YouTube पर वीडियो डालता हूं तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या चाहिए, तो मैं वो लेकर अगले दिन कोशिश करूंगा कि आ जाऊंगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब मैं अपना लेक्चर समाप्त करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्ट्रेटजिक सेशन था आपको पसंद आया होगा। मैंने हर एक जो नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए वो मैंने आपको दे दिया कि सीटों की संख्या कितनी है, परीक्षा शुल्क किस वर्ग के लिए कितना है, उम्र की सीमा किस वर्ग के लिए कितनी है, फॉर्म फिल करने का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से, क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो आपको ध्यान में रखना है, कट ऑफ क्या है, प्रश्न कितने होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, 3 जो की पॉइंट निकला, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर कितना आपको सेफ स्कोर है ये आपको बताया, ये ध्यान में रखना। इसी सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है। आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, ऑथेंटिक स्रोत में आपको बता दिया है। और फिर जो है सो आपको कैसे पढ़ना है ये भी मैंने बता दिया। ये टाइम टेबल सेट आप अपने हिसाब से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी आपके साथ अगले लेक्चर में कल फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितना ही आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब आएगा उतना ही मेरी उत्तरदायित्व बढ़ेगी और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा करने का कोशिश करूँगा। तो इन्हीं के साथ सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। और मिलते हैं हम लोग कल एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ।